हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं एस.बी. जायसवाल आप सभी का अभियान आईएएस के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है रीजनिंग में वो है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी जो टॉपिक होते हैं ये मैथ्स और रीजनिंग दोनों में आते हैं, ठीक है। तो मैथ्स में थ्योरी टाइप के होते हैं, मतलब क्वेश्चन लगभग सेम रहता है। और चूँकि रीजनिंग में इसे क्यों रखा जाता है, क्योंकि इसे वेन डायग्राम से बनाए जाते हैं। तो वेन डायग्राम टॉपिक जो है वो रीजनिंग का है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन जो होते हैं सेट थ्योरी से, ये दोनों सेक्शन में आते हैं। मैथ्स के भी सेक्शन में क्वेश्चन पूछा जाता है और रीजनिंग के भी सेक्शन में क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर सेट थ्योरी पढ़ाऊँगा। इसमें दो टाइप के डायग्राम होंगे, एक दो वाले, ठीक है, और दूसरे टाइप का होगा वो तीन वेन डायग्राम वाले, ठीक है। सबके लिए अलग अलग रूल्स हैं, हमें उसका कंसेप्ट समझना है, ठीक है, और फिर उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करनी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं। एक एग्जांपल मैं लिखता हूँ आपके लिए कि मान लिया किसी क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं और वो दो तरह के सब्जेक्ट पढ़ते हैं। सब्जेक्ट ए पढ़ने वाले जो हैं वो 40 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। सब्जेक्ट बी स्टडी करने वाले 30 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। फिर दोनों सब्जेक्ट यानी ए और बी जो दोनों पढ़ते हैं वो हैं यहाँ पर 10 स्टूडेंट्स। क्लास में कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो दोनों में से नहीं पढ़ते, ठीक है, नॉन सब्जेक्ट, मतलब इन दोनों में से नहीं पढ़ते, तो वो 5 स्टूडेंट हैं, ठीक है। ये दिया हुआ है। अब आपसे पूछेगा कि बताओ टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लास में कितने हैं, ठीक है। ये आपसे पूछा जा रहा है। भाई टोटल स्टूडेंट क्लास में कितने बैठे हुए हैं, जो पढ़ने वाले भी हैं जो नहीं भी पढ़ने वाले हैं, उन सबको लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग इस टाइप में दो केस लेकर के चल सकते हैं। एक हम लोग बना सकते हैं, एक मेथड है वेन डायग्राम द्वारा और दूसरा मेथड है डायरेक्ट फार्मूला से, ठीक है। तो वो मैं दोनों आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। फर्स्ट टाइप का जो मैं बता रहा हूँ वेन डायग्राम से कैसे सॉल्व होगा वो आप यहाँ पर देखिए, ठीक है। ए सब्जेक्ट का ये मान लो ये टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं, ये पूरा सर्कल, ठीक है। दूसरा सर्कल बी का है, ठीक है, बी सब्जेक्ट के लिए वो 30 है, ये पूरा सर्कल। और बीच वाला जो होता है पार्ट, हिस्सा जो है वो बोथ में रखा जाता है, इंटरसेक्शन पार्ट इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये बोथ में आते हैं, तो बोथ में यहाँ पर जो हो गए ये 10 स्टूडेंट यहाँ पर गिवन है, ठीक है। अब ये वाले हिस्से की बात करें तो ये हिस्सा किस में आता है, ओनली के केस में, यानी ओनली ए, मतलब सिर्फ ए सब्जेक्ट ही पढ़ते हैं, इसके अलावा बी के साथ में नहीं पढ़ते। ये ए जो लिखा है 40 स्टूडेंट, मतलब ये ए के पढ़ते ही हैं, साथ में बी का भी कोई ए और बी दोनों पढ़ता है ना, उसको भी इंक्लूड किया जाता है। लेकिन जब ओनली लग गया तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ ए पढ़ता है, बी का हिस्सा नहीं दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, 40 - 10 करके आप यहाँ पर 30 निकाल सकते हो। 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो केवल ए सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। इसी तरह ये वाले हिस्से की बात करें तो ये आपका कहा जाएगा ओनली बी सब्जेक्ट जो स्टडी करें। तो ये पूरा 30 है, उसमें से 10 हटा दो तो 30 - 10 हो गया, तो 20 स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है। तो वो क्या है, केवल बी, ओके। तो ये बी जो हो गए केवल 20 स्टूडेंट्स में यहाँ पर काउंट होंगे, ये दोनों मिलाकर 30 हो गए। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये 30 जो लिखा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ओनली लगा देंगे तो केवल बी पड़ेगा, लेकिन ओनली नहीं लगा हुआ है, मतलब कि ये बी, ओनली बी के अलावा ए और बी जो दोनों पढ़ता है वो भी इसमें शामिल हो चुका है, ओके। अब बात करेंगे यहाँ पर टोटल पढ़ने वाले कितने हुए। तो उस केस में अगर आप टोटल पढ़ने वाले निकालेंगे तो यहाँ पर 30 हो गए ए, 20 हो गए बी और 10 हो गए दोनों पढ़ने वाले, ठीक है। तो ये ऐड करेंगे कितना हो गया, 60। अब पूछा है क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो जब टोटल स्टूडेंट जो यहाँ पर निकालेंगे तो 5 ऐसे भी तो हैं कि जो क्लास में है लेकिन ये दोनों नहीं पढ़ते, लेकिन क्लास में तो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 60 और 5 वो भी लेंगे तो 65 स्टूडेंट्स ये होगा आपका, ठीक है। ये क्या होगा, 65 स्टूडेंट्स। समझ में आ गई बात। तो इसके आंसर जो होंगे वो आपका 65 होगा। कुछ लोग गलती से माइनस कर देते हैं, यानी 55 लेते हैं। नहीं, माइनस क्यों करेंगे भाई, ये क्लास में है लेकिन ये दोनों सब्जेक्ट नहीं है, तो जो 5 जो वेन डायग्राम में तो दिखेगा नहीं, 5 कहाँ होगा, इन दोनों सर्कल से बाहर।
लेकिन क्लास में इंक्लूड है, इसलिए यहाँ पर इन दोनों के लिए जो वैल्यू आया 60, यानी दोनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं। अब 5 ऐसे हो गए जो दोनों नहीं पढ़ते लेकिन क्लास के हिस्सेदार हैं, स्टूडेंट में हैं। ओके, अब इसी को हम लोग अगर फॉर्मूले से बनाएंगे तो फॉर्मूले से बनाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है, NA यूनियन B इज इक्वल टू NA प्लस, मैं इधर लिख देता हूँ, NA प्लस NB फिर माइनस NA इंटरसेक्शन B। ठीक है, ये आपका हो गया NA यूनियन B। ये फॉर्मूला जो है 2 सब्जेक्ट के लिए होता है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर साइड में कंबाइन करके लिख दिए। ठीक है, तो ये NA यूनियन B क्या हो गया, वो जो क्लास में जितने स्टूडेंट सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं वो, NO हो गए जो सब्जेक्ट A पढ़ने वाले, NB हो गए जो नंबर ऑफ स्टूडेंट वो स्टडी सब्जेक्ट B, और इंटरसेक्शन पार्ट जो हो गया वो दोनों पढ़ने वाले हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू लिखें, तो जब इससे आप बनाएंगे तो वेन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। A की वैल्यू 40, B की वैल्यू 30, और ये 10 जो है माइनस होगा। क्यों माइनस हुआ, क्योंकि ये 10 दोनों में इंक्लूड था ना, तो किसी एक में तो माइनस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये 10 माइनस हुआ। अब ये 40 प्लस 30 कितने हुए, 70 माइनस 10 60 हो गए। अब आपसे पूछेगा टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, तो आपको ये 60 नहीं लेना है, 5 ऐड करने के बाद लेना है। 65 आंसर जो है ये आंसर हमारा बनेगा। अगर इस क्वेश्चन में नन सब्जेक्ट नहीं दिया रहता तो 60 आंसर हमारा फाइनल होता। ठीक है, लेकिन नन सब्जेक्ट दिए हुए हैं, क्लास में 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये दोनों नहीं पढ़ते, तो उस केस में आपको यहाँ पर ये अलग से जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चाहे वो आप इससे बनाओ फॉर्मूले से या वेन डायग्राम से बनाओ, बहुत आसान होता है। वेन डायग्राम में बीच का हिस्सा हमेशा दोनों में आएगा, इधर का ओनली लगेगा जो पहला सब्जेक्ट है, और दूसरा सब्जेक्ट के लिए ओनली का हिस्सा ये हो गया जो मैंने अलग अलग निशान लगाया। बस यही इसमें होता है 2 सब्जेक्ट में, और इसमें कुछ खास नहीं होता। ठीक है, हमें मेन समझना है जिसमें 3 वेन डायग्राम होते हैं उसका वहाँ पर कंसेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमने फिगर बनाए हैं PQR, इसमें 3 अलग अलग सब्जेक्ट मान लो, इसका सब्जेक्ट के अलावा और भी हो सकता है कुछ चॉइस। ठीक है, और इसमें सेक्शन नाम है ABCDEFG। ठीक है, अब हर सेक्शन का अलग अलग मतलब है, अलग अलग वैल्यू है, तो यहाँ पर हमें यही देखना है कि सेक्शन में क्या किसका मतलब है, वो मैं आपको लिख देता हूँ। जैसे आपका देखिए A है केवल P में, तो ओनली सब्जेक्ट P होगा तो A लेंगे, Q के बारे में बात करें B, और R के बारे में बात करें तो C ओनली। लेकिन अगर ओनली ना रहे R है तो फिर इस R के अंदर जितने भी हैं C के अलावा C, F, G, E सबको ऐड करना पड़ेगा। इसमें ABCD की जगह पर नंबर लिखे होते हैं, 10, 15, 20, 25 कुछ भी लिखा हो सकता है। ठीक है, तो वो R का पूरा सम करना पड़ेगा, P के केवल सम पूरा करेंगे, लेकिन ओनली P रखेंगे तो A लेना है। ओके, इसी तरह G क्या है, तीनों में है। ठीक है, G जो है वो तीनों में है। इसी तरह D क्या है, तो इन दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन पार्ट है, उसमें R इंक्लूड नहीं है। E में इसमें आपके QR हैं, P इंक्लूड नहीं है। F जो है P और R का इंटरसेक्शन पार्ट है, Q इंक्लूड नहीं है। अगर Q इंक्लूड है तो F प्लस G बोलेंगे। तो इन सब का टर्म का नाम होता है, वो टर्म का नाम हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं आपके लिए, आप ध्यान से देखिए समझिए यहाँ पर। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट मैं लिखता हूँ, अगर रहे ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, अगर आपका रहे यहाँ पर लिखा हुआ ऑल सब्जेक्ट तो आप G को लीजिएगा, मतलब सारे सब्जेक्ट तीनों, यानी तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हो तो यहाँ पर आपको G को लेनी है। ठीक है, अगर टर्म रहे आपको लिखा हुआ ओनली 1 सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का नाम ना रहे तो फिर आप क्या लेंगे भाई, तो A प्लस B प्लस C लेंगे। ठीक है, केवल एक सब्जेक्ट का बोला गया, तो एक सब्जेक्ट P भी हो सकता है, Q भी हो सकता है, R भी हो सकता है, इसलिए ABC में जो वैल्यू रहेगा उन सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ओनली 1 सब्जेक्ट हो गया। अगर रहे ओनली 2 सब्जेक्ट, ठीक है, तो ऐसे केस में आपको क्या लेनी है, तो 2 सब्जेक्ट। D क्या है भाई, तो 2 ही सब्जेक्ट है ना, P और Q इंक्लूड है, R तो इंक्लूड नहीं है, तो ओनली 2 सब्जेक्ट आ गया, तो आप लेंगे यहाँ पर D। ठीक है, लेकिन ओनली 2 ये D तो हो गया P और Q के लिए, मतलब आपको D, E और F तीनों को लेकर के ऐड करनी है। D जो होगा वो PQ के लिए, और E जो होगा QR के लिए, और F हो गया PR के लिए। तो यहाँ पर ओनली 2 सब्जेक्ट आएगा, तो ये तीनों को ऐड कर देंगे D, E, F को।
ठीक है। जैसे ABC को जोड़ा ओनली 1 सब्जेक्ट, तो DEF को लेंगे ओनली 2 सब्जेक्ट के लिए, और ओनली 3 सब्जेक्ट बोले या ऑल सब्जेक्ट बोले, चीज़ वही है, तो G ही आएगा और कुछ होगा नहीं यहाँ पर। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। अगर रहे ऐसे एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट, कम से कम 2 सब्जेक्ट, तो यहाँ इसका मतलब हो गया कि 2 के साथ साथ 3 भी इंक्लूड आ जाएंगे, तो एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट में आपको D, E, F और G भी इंक्लूड करनी है, G को भी शामिल करनी है। कम से कम 2 सब्जेक्ट है तो 3 सब्जेक्ट भी हो सकता है। अगर 4 सब्जेक्ट का वेन डायग्राम बन रहा है तो आपको चारों का भी जो कॉमन हिस्सा होगा, पार्ट होगा, वो भी लेना पड़ेगा। एटलीस्ट का मतलब यही होता है, ठीक है जी। अब आते हैं, अगर रहे लिखा हुआ ये टर्म बोथ P एंड Q, इस तरह से नाम लेकर के लिखा रहे कि दोनों स्टडी करते हैं P और Q, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है D के साथ साथ G भी लेना पड़ेगा, क्योंकि P और Q दोनों है, तो G जो है P में भी है, Q में भी है, R में भी है, तो R के लिए मना नहीं किया यहाँ पर, लेकिन P Q में तो है ना, इसलिए G को भी लेना पड़ रहा है। और D क्या है, D केवल P और Q में है, तो इसलिए जब बोथ P एंड Q रहे तो D प्लस G लेना। लेकिन अगर रहे ऐसे बोथ P एंड Q बट नॉट R, या लिखा रहे ओनली लगा के ओनली बोथ P एंड, ये एंड का सिंबल दे रहा हूँ, ओनली बोथ P एंड Q, ठीक है। तब इस कंडीशन में जो आप लेंगे वो यहाँ पर सिर्फ आप D को लेंगे। भाई D क्या है, तो P और Q दोनों है लेकिन R नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ओनली बोथ P एंड Q लिख गया, इसका मतलब ओनली का मतलब केवल P और Q होना चाहिए, यानी तीसरा नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हम D को लेंगे, ठीक है। इसी तरह रहे ओनली Q एंड R, तो इसका मतलब हो गया E के बारे में बात कर रही थी, E लेना है, G मत लीजिएगा। लेकिन रहे बोथ Q एंड R या R एंड Q, तो आपको E प्लस G लेना पड़ेगा, ये वाली E और ये वाली G, ओके। इसी तरह रहे बोथ R एंड P, तो F G लेंगे। सिर्फ रहे ओनली R एंड P, तो सिर्फ F लेंगे, G नहीं लेंगे यहाँ पर। तो ये मैं सिर्फ एक के लिए लिख रहा हूँ, बाकी के लिए आपको खुद यहाँ पर समझ जानी है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बोलूँ सब्जेक्ट P के बारे में, तो आप क्या लोगे भाई, P के अंदर जो भी है A प्लस D प्लस G और क्या है, F है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें ओनली लग जाए, ओनली सब्जेक्ट P, तो फिर आप सिर्फ A को ही लेंगे, ठीक है, सबको नहीं लेंगे। ओनली का मतलब यही होता है, ओनली एग्जैक्टली, समझ जाइए अच्छी तरह से, आपको यहाँ पर ये ध्यान देनी है पॉइंट को, ठीक है। अब इसके बाद मैं समझा दूँ, ये तो हम अकेला दिखा दी, इसलिए ओनली Q का आप B समझ लेना, ओनली R का आप C समझ लेना, ठीक है। मैंने एक का लिख दिया, बाकी का आप खुद निकालोगे। ये भी समझा दिया आपको, ओनली 1 सब्जेक्ट है, ओनली 2 सब्जेक्ट है, समझ गए, ठीक है। अब आते हैं कुछ इस टाइप के भी रहते हैं, जैसे आपको लिख दे P और Q बट नॉट R, अगर ये रहे, ये और है, ये एंड है, तो एंड और में फ़र्क होता है, या तो P या तो Q लेकिन R ना हो, तो अब केस में क्या करोगे, तो यहाँ पर R को छुपाने के बाद क्या क्या बचा, तो R ना हो तो R को छुपा दो, तो फिर बचा आपके सामने क्या, A, D और B। तो P बोला है या तो Q बोला है, तो इसका मतलब P अगर बोलेगा तो A लेंगे, Q बोलेगा तो B लेंगे, और फिर दोनों भी ले सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर A प्लस B प्लस D लेना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर इसके बाद रहे इस तरह से सब्जेक्ट P बट नॉट R, अभी तो मैंने यहाँ दोनों लिखा है, अब मैं केवल एक लिख रहा हूँ, P बट नॉट R, P हो लेकिन R ना हो, तो भाई P R को छुपाएंगे, R को मना किया तो फिर P में क्या बचा, A और D। अब B को नहीं लोगे क्योंकि Q का नाम नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, आपका लिखा है सब्जेक्ट P है लेकिन R ना हो, तो फिर A और D बच गए, तो आप लीजिएगा A प्लस D, ठीक है जी। इसी तरह रहे सब्जेक्ट Q बट नॉट P, तो Q हो P ना हो, तो P को छुपाइए, तो Q में क्या बचा, B और E, तो B प्लस E लीजिएगा। अब ये वैल्यू रहेगा यहाँ पर 5, 10, 15 कुछ भी लिखा रहेगा, तो दोनों को प्लस करना है वहाँ पर, है ना, समझ में आ गया। P और Q का समझा दिए। इसी तरह Q और R रहता बट नॉट P लिखा होता, तो P को छुपाते, तो Q और R में B, E, C तीनों को जोड़ना पड़ता,
जैसे इसमें हमने ADB लिया, ठीक है जी। तो ये इस तरह से यहाँ पर कोई एक सब्जेक्ट का भी रहेगा, ठीक है, लेकिन नॉट आर लिखा रहे, मना करे। अगर नॉट आर की जगह नॉट क्यू कर देते तो फिर आपको क्यू छुपाना पड़ता, तो फिर P में A और F बचा होता, तो A प्लस F ले लेते, ठीक है। तो इस तरह के ये सब टर्म हैं जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो इसमें ये इस्तेमाल होता है। और आपसे क्वेश्चन में यही पूछेगा कि मान लिया PQR लिख दे, या लिख दे मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश पढ़ने वाले स्टूडेंट, ठीक है। उसमें मैथ्स पढ़ने वाले दे देगा आपका कि क्लास में मैथ्स पढ़ने वाले 50 स्टूडेंट हैं, मैथ्स और रीजनिंग दोनों पढ़ने वाले 30 स्टूडेंट हैं, तो आपको यहाँ D प्लस G का वैल्यू 30 लेना पड़ेगा। लेकिन लिखेगा क्वेश्चन में कि केवल मैथ्स और रीजनिंग पढ़ने वाले की बात करेंगे तो फिर D का वैल्यू 30 हो जाएगा, G का कुछ और रहेगा दिया हुआ। तो उस केस में जब ऐसे क्वेश्चंस रहे तो फिर आपको यहाँ पर बनानी चाहिए, ठीक है। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ, उसमें क्वेश्चन आपको कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पर बताऊँगा, बाकी क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद देंगे, ओके। चलिए अब देखिए जो मैंने अभी क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पर वो फिगर में साथ में बना हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, 500 कैंडिडेट जो है एक एग्ज़ाम में अपेयर हुए जिसमें इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स के पेपर हुए। इसमें बोला है नंबर ऑफ कैंडिडेट जो फेल हुए हैं 3 अलग अलग सब्जेक्ट में, वो परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पर दिया हुआ है, सॉरी ये वैल्यू दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। आपको बताना है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स हु फेल्ड इन एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट, पास्ड इन ओनली मैथ्स, पास्ड इन ओनली इंग्लिश एंड मैथ्स, फेल्ड इन इंग्लिश बट नॉट इन रीजनिंग, ठीक है। 4 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, 2 क्वेश्चन मैं आपको समझा के बताऊंगा, बाकी के 2 क्वेश्चन आपको बनानी है और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इसके पहले भी मैंने क्वेश्चन दिया था, उसमें से 2-3 लोगों ने कमेंट करके आंसर दिए थे, ठीक है, अच्छा लगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी कमेंट करें, अपने आंसर दें, चाहे सही हो या गलत हो, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखिए जो फिगर बना हुआ है वो इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स का है, ठीक है। टोटल कितने हैं ये यहाँ पर गिवन नहीं है, लेकिन ये सेक्शन सबका दिया हुआ है। केवल रीजनिंग में फेल 30, रीजनिंग में फेल 75 और केवल मैथ्स में ओनली फेल इन मैथ्स, ठीक है। तो फेल इन ओनली मैथ्स तो ये 50 है। 5 क्या है, तीनों सब्जेक्ट में फेल है। ये 10 लिखा है मैंने इंग्लिश और रीजनिंग के लिए जो कॉमन इंटरसेक्शन पार्ट है। 12 मैंने लिखा है इंग्लिश और मैथ्स के लिए, और मैथ्स और रीजनिंग के लिए 12 यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ऑलरेडी फिगर दिए हुए हैं, अगर फिगर नहीं दिया होता तो ये चीज़ डिटेल से स्टेटमेंट में लिखता, फिर आपको वहाँ पर पिक्चर बनानी पड़ती, ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, फेल्ड इन एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट। तो एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट का आप देखिएगा, मैंने वीडियो में क्या बताया था आपको, तो 2 सब्जेक्ट के साथ साथ 3 सब्जेक्ट भी थे। यहाँ पर जो होगा D, E, F और G, ये होते हैं एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट का, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू जो है D, E, F है और फिर G है, तो 10 + 12 + 12 + 5 ये होता है। इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 39 आ जाएंगे, ठीक है। अब 39 स्टूडेंट्स है और आपसे पूछा है परसेंटेज में, पूछा है परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट जो फेल हुए हैं कम से कम 2 सब्जेक्ट में। तो ये 39 स्टूडेंट है कितने में, 500 में, तो 100 में आपसे पूछा है, ठीक है। तो आप यहाँ लिखोगे कैसे, 39/500 × 100, तो 100 में ये 00, 500 में 00 कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ 5 ही बचेगा ना। तो जो भी आप वैल्यू निकालेंगे उसमें डायरेक्ट आप 5 से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको हर बार परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करनी है और 500 से डिवाइड करनी है, तो 00 तो ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा। तो सीधे जो वैल्यू आया 39 उसमें आप 5 से डिवाइड कर लीजिए, ये आपके परसेंटेज बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 7.8%, ये ऑप्शन, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन हुआ, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है ना। ये फेल का बात कर रहा है। अब दूसरे क्वेश्चन में पास्ट की बात कर रहा है कि जो पास हुए। अब ये जो पास हुए हैं वो तो फेल का वेन डायग्राम से ही देखना पड़ेगा ना। तो अब यहाँ पर आप ये देखो, पहले ये पास कैसे देखते हैं वो देखते हैं। 30 वैल्यू क्या है, 30 कैंडिडेट ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश में फेल हुए हैं, मतलब 3 सब्जेक्ट का उन्होंने पेपर दिया, 1 सब्जेक्ट में फेल हो गए, तो बाकी 2 में पास किए, ठीक है। तो वो 2 कौन बचा, बोथ रीजनिंग एंड मैथ्स। 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जो फेल हुए हैं ओनली इन इंग्लिश, मीन्स पास्ड इन बोथ रीजनिंग एंड मैथ्स। इसी तरह रीजनिंग में यहाँ पर जो सेक्शन लिखा है 75 कैंडिडेट ऐसे हैं जो केवल रीजनिंग में ही फेल हुए हैं, बाकी दोनों में पास हो गए हैं,
ठीक है, तो इसलिए पास किस में हुए भाई, तो इंग्लिश और मैथ्स, तो कौन, यही 75 कैंडिडेट। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर पूछा है पास्ड इन ओनली मैथ्स, केवल मैथ्स में पास हुए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, फेल्ड इन ओनली बोथ मैथ्स छोड़कर क्या बचा, इंग्लिश एंड रीजनिंग, ये बचा। ठीक है, फेल्ड इन ओनली बोथ रीजनिंग, इंग्लिश एंड रीजनिंग, ये दोनों में वो फेल कर गए, लेकिन मैथ्स में पास कर गए। ठीक है, तो इन दोनों में इंग्लिश और रीजनिंग में कॉमन हिस्सा कौन सा है, तो ये 10 है ना। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर 10 + 5 नहीं करेंगे क्योंकि ओनली लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसका कंसेप्ट बता दिया, आप बैक साइड करके पीछे पर एक बार फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, तो 10 होगा ओनली फेल इन ओनली इंग्लिश एंड रीजनिंग। ठीक है, तो ये आपका 10 ऐसे कैंडिडेट हैं जो इंग्लिश और रीजनिंग में फेल हो गए हैं लेकिन मैथ्स में नहीं फेल हुए, तो यहाँ पर मैथ्स में यानी पास में। ठीक है, तो ये चीज़ आपका यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर आप वही लिखोगे जो वैल्यू आपने 10 लिया, और 10 को डिवाइड किससे करेंगे, 5 से। क्यों 5 से कर रहे हैं हम बता दिए यहीं पर। ठीक है, बार बार नहीं बताएंगे, तो ये हमारा आंसर आएगा 2%। ठीक है, तो ये ऑप्शन सेकंड होंगे। ओके, अब ये 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, ये काम है आपको बताना। दोनों में आप क्या कीजिएगा, पास्ड इन ओनली इंग्लिश एंड मैथ्स पूछा है आपसे, जो केवल इंग्लिश और मैथ्स में पास हुए हैं, इसका मतलब है कि वो फेल किस में हुए हैं, रीजनिंग में। तो रीजनिंग में फेल का वेडिंग बना हुआ है, आप उससे निकाल लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन पूछा है फेल्ड इन इंग्लिश बट नॉट इन रीजनिंग, तो हमने इसके पीछे देखिए मैंने जो बताया था कंसेप्ट, उसमें लिखा था सब्जेक्ट पी बट नॉट आर, तो उसके लिए क्या लिए थे, कौन से सेक्शन लिए थे। तो यहाँ पर भी जो है फेल्ड इन इंग्लिश, इंग्लिश में फेल है लेकिन रीजनिंग में फेल नहीं है, तो रीजनिंग वाले पार्ट को अगर छुपा दें तो फिर इंग्लिश के लिए क्या बचा, ये 30 और ये वाला पार्ट 12, ये दोनों का आपको यूज करके फिर सॉल्व कर लेनी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपसे बन जाएगा। ठीक है, नहीं भी बनेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सर सॉल्व नहीं हुआ, प्लीज़ इन दोनों का आंसर बता दीजिए, तो मैं फिर आंसर बता दूंगा। ठीक है, अगर बन गया तो फिर आप उसमें आंसर जरूर लिखेंगे। ऑप्शन भी है यहाँ पर। ठीक है, इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन ऐसे करके आप यहाँ पर ऑप्शन दे सकते हैं या तो लिख सकते हैं प्रश्न। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।